हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनफाइनाइट लिमिट्स। देखो जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो हमको एक रियल नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रियल नंबर मिलता है कुछ फंक्शंस में, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी लिमिट निकालते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर रियल नंबर नहीं मिलता, हमको कुछ ऐसा नंबर मिलता है जो बढ़ता जाता है विदाउट बाउंड, ठीक है। तो उसकी वजह से जो उसकी लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम एक इनफाइनाइट लिमिट्स का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इन्फिनिटी जो होती है वो एक आइडिया है, वो कोई एक नंबर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रियल नंबर्स में जब हम आगे जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे तो एक पर्टिकुलर नंबर आता है जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो एक आइडिया है, ठीक है। मतलब हमको जब बताना होता है कि कोई नंबर बढ़ता ही जा रहा है विदाउट बाउंड, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन के बिना वो बढ़ता ही जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलकुलस में। तो जब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनका एक पर्टिकुलर रियल नंबर उनका लिमिट नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में हमको ज़रूरत पड़ती है इस टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे फंक्शंस जिनमें एक पर्टिकुलर रियल नंबर जिनकी लिमिट नहीं होती है उनकी लिमिट कैसे निकालते हैं। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास 1/x, ठीक है, ये उनमें से एक फंक्शन है जिसकी लिमिट कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर नहीं होती है। तो वो देखेंगे हम कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है, पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। अब पूरी उसका जो लिमिट है वो निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी फंक्शन हो, ये मेथड आप किसी भी फंक्शन में, मतलब जिसका रियल नंबर मिलता है उसमें भी लगा सकते हो, जिसमें रियल नंबर नहीं मिलता उसमें भी लगा सकते हो ये मेथड। सबसे पहले जब आपको किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, सबसे पहली चीज़ आपको उस फंक्शन का एनालिसिस करना है, मतलब उस फंक्शन को पहले पहचानना है कि ये फंक्शन है क्या। अब जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे एक फंक्शन है 1/x, ठीक है। अब ये उसका ग्राफ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब 1/x सबसे पहली स्टेप जो है लिमिट निकालने में, वो आपको समझना है कि ये फंक्शन कौन सा है, टाइप क्या है इस फंक्शन का, ठीक है। अब गलती से भी इसको पॉलिनोमियल फंक्शन मत समझ लेना, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए किसी भी फंक्शन में तीन चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो उसमें वेरिएबल होना चाहिए, इसमें है। दूसरा, वो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, वो भी है। लेकिन जो तीसरी चीज़ ज़रूरी है पॉलिनोमियल होने के लिए वो इसमें नहीं है, जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी जो पावर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है? तो बेसिकली ये जो फंक्शन है आप देख सकते हो इसका जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप रिवाइज कर सकते हो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है इसका न्यूमरेटर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है और 1 जो है वो एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है और नीचे जो है वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। तो जब न्यूमरेटर किसी भी फंक्शन में, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जब पॉलिनोमियल्स होते हैं तो ये पूरा जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन है। सो हमने अब ये फंक्शन है कौन सा, ये हमने निकाल दिया कि ये फंक्शन कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको ये पता चल गया ये कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप है इस फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो आप देखो ये जो फंक्शन है, आप देखो x की वैल्यू, मतलब डोमेन क्या होता है कि x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो x सारी वैल्यूज ले सकता है सिवाय 0 के, क्योंकि 0 जब नीचे आएगा तो इनवैलिड होता है मैथ्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आना इनवैलिड होता है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होता।
ठीक है, तो 0 छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज लेगा x, राइट। तो इसका जो डोमेन है वो हम लिख सकते हैं, इसका डोमेन जो है उसको हम लिख सकते हैं रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर -0, मतलब उसमें से 0 निकाल दिया हमने, ठीक है। रेंज जो है इसकी, रेंज भी, क्योंकि कोई भी अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको x के जगह पे कि वो नंबर अगर आप रखो x की जगह पे और आंसर आपको 0 मिले, ऐसा भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है वो भी r-0 है, ठीक है। तो दोनों ही मतलब पूरा रियल लाइन है 0 छोड़ के, ठीक है। पूरा जो रियल नंबर्स है वो सारे डोमेन और रेंज आ सकते हैं 0 छोड़ के, ठीक है। तो हमने डोमेन और रेंज निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ग्राफ प्लॉट करने की, लेकिन ज़रूरी नहीं होता लिमिट निकालने की हमेशा आप ग्राफ निकालो। लेकिन जब आप पहली दूसरी बार, मतलब अभी अभी अगर आपने लिमिट पढ़ना स्टार्ट किया है तो ग्राफ बनाना अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। जब आप मतलब पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उसमें आपको ज़रूरी होता है ग्राफ बनाना, तो मैंने बना रखा है ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ आपको आना चाहिए प्लॉट करना, पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए लिमिट निकालना सीखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं लिमिट पे। अब लिमिट निकालना हमको स्टार्ट करना है, तो लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अब लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए वो। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अब देखो इसमें हमको लिमिट निकालनी है एट 0, x इज इक्वल टू 0, और लिमिट उस पॉइंट पे निकालनी है जो पॉइंट इसके डोमेन में नहीं है और रेंज में भी नहीं है, ठीक है। उस पॉइंट में इसकी लिमिट निकालनी है। अब लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मान लो एक फंक्शन है, रफली एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है। अब यहां पे मान लो वो फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड एट सम पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, x इज इक्वल टू a पे, वो डिफाइंड नहीं है, बट यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर वो डिफाइंड होता तो यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू होती है f ऑफ a, ठीक है। अभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। लिमिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिमिट होने के लिए किसी फंक्शन की, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये फंक्शन जो है ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे ये फंक्शन, क्योंकि डोमेन के बाहर है 0, तो मतलब 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब लिमिट के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि वो फंक्शन जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड हो, लेकिन जरूरी क्या होता है कि उस पॉइंट के आसपास डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अगर ये फंक्शन यहां पे डिफाइंड नहीं है, हमको यहां पे लिमिट निकालनी है, लेकिन आप देख सकते हो इसके यहां पे आसपास इन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। बस ए पे ही नहीं है, ए के जब आप इस तरफ जाओगे तो फंक्शन डिफाइंड है सारी वैल्यूज के लिए, और ए के इस तरफ भी सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो ये चीज जरूरी होती है लिमिट निकलने में। जैसे मान लो अगर एक फंक्शन है, अगेन ये एक फंक्शन है, ठीक है, बीच में ब्रेक है, इस पॉइंट पे यहां पे ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है। अब आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पे वो डिफाइंड नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इसके आसपास भी डिफाइंड नहीं है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट नहीं निकल सकती क्योंकि उसके आसपास डिफाइंड होना जरूरी है। उस पे नहीं होगा चलेगा, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है चलेगा, लेकिन उसके आसपास के सारे जो पॉइंट्स हैं वहां पे डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, खास करके उसके नजदीक के पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे ये है, ऐसे फंक्शन है, अब यहां पे निकालनी है, अब आपको मिल सकती है उसकी लिमिट, ठीक है, क्योंकि यहां पे वो फंक्शन डिफाइंड है उसके,
मतलब नेबरहुड में, इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इसको नेबरहुड बोलते हैं, इस पॉइंट का नेबरहुड। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज लगेगी, इसलिए मैंने आपको ये रिव्यू करवाया। यहां पे भी आप देख सकते हो 0 पे डिफाइंड नहीं है ये फंक्शन, लेकिन 0 के नेबरहुड में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर नेबरहुड में डिफाइंड ना हो तो आप लिमिट उसकी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का याद रखना है हमेशा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट, क्योंकि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नेबरहुड में वो डिफाइंड होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर वो नेबरहुड में डिफाइंड होगा तो ही उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिट निकालना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जिस पॉइंट, जो पॉइंट है लिमिट निकालनी, जिस पॉइंट पे हमको लिमिट निकालनी है उस पॉइंट के लेफ्ट से, मतलब जैसे 0 पे लिमिट निकालनी है तो 0 की तरफ आना है लेफ्ट साइड से, 0 के लेफ्ट साइड से। ठीक है, मतलब 0 की लेफ्ट साइड ये है, तो यहां से 0 की तरफ आना है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज से 0 की तरफ आना है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसकी लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव वैल्यूज लेते हुए 0 की तरफ जाना है। और हमको ये देखना है कि जब हम 0 की तरफ जाएंगे एक एक वैल्यूज लेके, तो y की जो वैल्यू है वो किस तरफ जा रही है वो हमको देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं LHL निकालना। तो उसका सिंबल जो आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 के आगे माइनस करना है क्योंकि हम लेफ्ट से जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज से जा रहे हैं 0 की, तो इसलिए 0 के लेफ्ट से, तो लेफ्ट के लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं और राइट के लिए पॉजिटिव। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड fx लिख दो 1/x इज इक्वल टू। अब आप देखो 0 के लेफ्ट से जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो 0 के एकदम नजदीक जाने के बाद जो पहला पॉइंट जो है वो आपको आप ले सकते हो 0.1, एकदम यहां पे 0.1 आएगा। ठीक है, 0 के एकदम नजदीक, लेकिन सॉरी -0.1, ओके, -0.1 है। 0 के एकदम नजदीक पहली वैल्यू जो आपको लेनी है वो है 0.1। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, मैंने 0.1 ली है। ठीक है, सो 0.1, तो इसकी 1/x मतलब फंक्शन x की वैल्यू रख दो, तो फॉर x इज इक्वल टू 0 माइनस 0.1 1/x इज इक्वल टू 1/x क्या मिलेगा, तो 1/ माइनस 0.1। सो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/ माइनस 1/10। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई में ले जाओ 1 के, तो 1 इंटू -10/1 मतलब 10। ठीक है, -10 सॉरी। ठीक है, तो इसकी जो 0.1 पे इसकी जो वैल्यू है वो है -10। अब लेते हैं 0.01, और अब लेफ्ट साइड से 0 के और नज़दीक जाना है, तो यहाँ से 0.1 से और 0 के नज़दीक जाओगे तो आपको मिलेगा 0.01। तो x इज इक्वल टू 0.01, अगेन 1/x में rखेंगे x की जगह पे, सो 1/ माइनस 0.01, सो अगेन 1/ माइनस 1/100, सो अगेन वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो -100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 0 की तरफ जा रहे हो तो पहले आपको -10 मिला, फिर -100 मिला। ठीक है, अब और 0 की तरफ जा रहे हो। अब आप देख सकते हो ग्राफ में, जब आप 0.1 0 की तरफ जा रहे हो तो आप देख सकते हो y की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब 4 के बाद आगे कहीं 10 आएगा तो वो करस्पॉन्ड करेगा 0.1, फिर और नज़दीक जाओगे तो वो और आगे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ के नेचर के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको एसिम्प्टोटिक ग्राफ बोलते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब और नज़दीक जाओ उसके 0.001, जब अब x
1/-0.001 लोगे। अब आप पैटर्न देख सकते हो, जब 0.1 लिया तो -10 मिला, 0.01 मिला तो -100 मिला, तो -0.001 लोगे तो आपको मिलेगा -1000। और जीरो के आप जितना नज़दीक जाते जाओगे उतना ही ये नंबर जो है वो नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। मतलब इसके आगे आपको 10,000 मिलेगा, -10,000, फिर -1 लाख, -10 लाख। तो आप जितना जीरो के नज़दीक वाली वैल्यूज़ लेते जाओगे आपको ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। लेकिन किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये विदाउट बाउंड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग विदाउट बाउंड। तो इंक्रीजिंग विदाउट बाउंड को हम जो कंसेप्ट लेते हैं वो इन्फिनिटी लेते हैं। तो इसलिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो हम लोग लिखेंगे -इन्फिनिटी। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है -इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगेन अब आपको क्या करना है, जीरो के राइट साइड से जीरो की तरफ आना है और देखना है कि कौन कौन सी। तो सेम चीज़ होगी, खाली नेगेटिव हट जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो जैसे अगर आप x इज इक्वल टू 10 लोगे तो 1/10, सॉरी x इज इक्वल टू 0.1 लोगे, क्योंकि जीरो के नज़दीक से आना है तो 0.1 लेना पड़ेगा, फिर 0.01, फिर 0.001। सो 1/0.1 वो हो जाएगा 1/1/10, तो ये हो जाएगा 10। उसी तरह से जब आप x 0.01 लोगे तो आपको मिलेगा 100, फिर x 0 तो y मिलेगा 100, फिर 0.001 लोगे तो y मिलेगा 1000 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है y की वैल्यूज, जब आप राइट साइड से आ रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ विदाउट बाउंड वैल्यूज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे वो आ जाएगा +इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई लिमिट निकालने की, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें मिल गई। अब आप देख सकते हो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमको कोई लिमिट का आंसर जब इन्फिनिटी मिलता है तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन आप ये लिख सकते हो, मतलब आप अगर ये लिखोगे तब भी गलत नहीं है, ये लिखोगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो जिसकी जो फाइनल लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। ठीक है, तो इस केस में जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इज इक्वल टू इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। ये दोनों ही चीज़ें आप नहीं लिख सकते इस केस में। ठीक है, ये लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट -इन्फिनिटी है, ये लिख सकते हो, राइट हैंड लिमिट +इन्फिनिटी है, ये लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं लिख सकते। आपको यही लिखना पड़ेगा दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग एक ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसमें आप फाइनल लिमिट भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़ा सा हट के टॉपिक है, ये लिमिट का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा कि लिमिट, इन्फिनिट लिमिट्स मतलब क्या। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना लिमिट्स एट इन्फिनिटी से। लिमिट्स एट इन्फिनिटी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, जिसके अंदर कोई मतलब ये x जिस पॉइंट पे एक ये फाइनाइट नहीं होता बेसिकली, ये यहाँ पे इन्फिनिटी होती है उस केस में। ठीक है, तो उस केस में फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइनाइट भी मिल सकती है, इनफाइनाइट भी मिल सकती है। ठीक है, वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी लिमिट का यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो।
अब आते हैं इसके ग्राफिकल नेचर पे। अब देखो ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का, ठीक है, इस फंक्शन का ये जो ग्राफ है ये देख तो दो पार्ट में है, ठीक है, और आप देख सकते हो ये जो ग्राफ इस तरफ जा रहा है, जैसे इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस पार्ट जो है वो इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है। तो ये जो नेचर होता है इसको बोलते हैं, मतलब आप देख सकते हो ये इसे चलता ही जाएगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे चलता ही जाएगा उस तरफ। तो ये जो नेचर होता है ग्राफ का इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। मतलब जैसे को ये ग्राफ है उसके साथ साथ जो लाइन जा रही है उसके साथ, ठीक है, ये लाइन जो है मतलब वाई एक्सिस जो है वो इस ग्राफ की जो है, इसकी और इसकी दोनों की वाई एक्सिस जो है वो एसिम्पटोट है, ठीक है, इसको एसिम्पटोटिक ग्राफ बोलते हैं। और एक्स एक्सिस भी इसका एसिम्पटोट है, ठीक है। तो एसिम्पटोट तीन टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकल एसिम्पटोट, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और एक होता है ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट में इस तरह से ग्राफ होता है, वो ग्राफ ऐसा होगा, मतलब एक ऐसा एसिम्पटोट होगा जो ऑब्लिक होगा। एसिम्पटोट मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो इसका ये वाई एक्सिस जो है वो इस ग्राफ की एसिम्पटोट है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, मतलब कर्व और लाइन उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कम होता जाता है, लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये एक बहुत ही विचित्र सी बात है, क्योंकि हमको ज्योमेट्री में पता है कि जब दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के कोई एक तरफ, जिस तरफ उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा उस साइड वो दो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं जैसे ये दो लाइंस है, अब यहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं जैसे अभी बोर्ड पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो इस तरफ, जिस तरफ उनका डिस्टेंस कम हो रहा है उस तरफ, ठीक है, इस तरफ नहीं करेंगी लेकिन उस तरफ करेंगी। लेकिन ये एक विचित्र सिचुएशन है, कर्व और एक लाइन के बीच में ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके बीच का डिस्टेंस तो कम हो रहा है लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है आगे जाके, ठीक है। उसका रीजन जो छुपा हुआ है आप सोच सकते हो, मतलब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन भी आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बीच का डिस्टेंस तो कम हो रहा है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कभी ना कभी तो वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा दो उनके बीच का, ठीक है। तो इसका जवाब मैं देता हूं, पहले आपको अगर ये लिखना है तो लिख लो। ओके, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप पॉज करके लिख सकते हो इसको। अब ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि उनके बीच का अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो वो इंटरसेक्ट कैसे नहीं करेंगी, ठीक है। इसका जो रीजन छुपा हुआ है वो इसमें छुपा हुआ है कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है, क्योंकि ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो काउंटेबली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है, ठीक है। मतलब रियल नंबर्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। मतलब क्या है कि दो रियल नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे। जैसे मान लो कि अगर ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो गया सपोज, तो आपको एक एक्स वैल्यू मिलेगी, मतलब फिर ये डोमेन नहीं रहेगा, फिर इसका डोमेन आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो पे आपको कुछ एक वैल्यू मिलेगी अगर ये इंटरसेक्ट हो गए तो। और अगर ये इंटरसेक्ट हो गए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे मान लो ये इंटरसेक्ट हो गया, एक्स की वैल्यू 0.1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यू पे इंटरसेक्ट हो गया। अब ये वैल्यू पे 7 0 और 1 उसके अगर ये इंटरसेक्ट हो गया तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0.7 एंड 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
मतलब 8 zeros मतलब 10 करोड़, सो 1/10 करोड़ लिख सकते हैं। और इसको हम सॉरी 1/10 करोड़, और फिर इसका आंसर आएगा हमको 10 करोड़। इसका आंसर हमको मिलेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 10 करोड़ मिलेगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये इंटरसेक्ट हो गया इस पॉइंट पे, इसकी वैल्यू ये, और फिर अगर इंटरसेक्ट हो गया तो फिर इसके बाद सीधा 0 आ गया, तो फिर फाइनाइट हो गए ना, 0 और इसके बीच के जो नंबर्स है वो फाइनाइट हो गए। लेकिन क्योंकि हमको पता ही है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसका रीज़न जो है वो ये, क्योंकि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता एसिम्पटोट को। ये हमेशा मतलब डिस्टेंस कम होता जाएगा लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2, एक दूसरा फंक्शन लेंगे और इसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।